ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर ईओयू टीम ने की छापेमारी, रंगे हाथ 3 आरोपी गिरफ्तार, बरामद बाइक पर निजी चैनल का स्टिकर। शेखपुरा में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण, मीडिया कर्मियों को दिया गया टीका। डीपीआरओ ने बताया डीएम के निर्देश पर आयोजित था वैक्सीनेशन। मोतिहारी में तकनीकी खराबी के चलते रुका ऑक्सीजन वेंटिलिंग कार्य, डीएम ने लिया हालात का जायजा, पंप की खराबी को कराया ठीक। शिवहर में तेज आंधी और पानी के साथ ओलावृष्टि, तेज हवाओं ने उजाड़ दिए कई घर, दरबारा चौक के पास विशाल पेड़ गिरने से आवागमन बाधित। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच काली कमाई का जरिया अपनाने वाले लोग भी मौके की तलाश में लगे हैं। जहां एक ओर मरीजों की आखिरी आस रेमडेसिविर दवा पर रहती है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक मार्केट भी सक्रिय दिख रहा है। ताजा मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर एक बार फिर ईओयू टीम ने छापेमारी की। इस दौरान ईओयू की टीम ने छापेमारी कर 3 वायरल रेमडेसिविर दवा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को बताया जा रहा है कि इस कालाबाजारी को पत्रकारिता की आड़ में काली कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक बाइक बरामद हुई, जिस पर एक निजी चैनल का स्टिकर लगा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कर लिया गया है, रेमडेसिविर बरामद किए हैं। तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उधर से लगाई है और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और हम लोग आगे अपडेट करेंगे आपको। सर, भी है इनके पास माइलन का वो था इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन अभी कुछ दिन पहले भी अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहेंगे, बताएंगे किन किन हॉस्पिटल को अलॉट किया गया था। उसके बाद ये जानकारी पूरी तरह मिल जाएगी कि इसमें से लीक कहाँ से हुआ है इंजेक्शन। तो दवाइयों की कालाबाजारी का ये मामला देखने को मिल रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गाड़ी से निजी चैनल का स्टिकर भी लगा हुआ था। रेमडेसिविर बरामद किए गए हैं और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, पत्रकारिता की आड़ में काली कमाई भी लोग कर रहे हैं। कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से कालाबाजारी लगातार बढ़ रही है, कालाबाजारी को देखते हुए सरकार भी पहल कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि पत्रकारिता की आड़ में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो ये बीती रात की घटना है, जहाँ पे पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में ये बड़ा जो है आर्थिक अपराध इकाई का एक बड़ा कार्रवाई देखने को मिला है, जहाँ पे लगातार कार्रवाइयां तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से की जा रही है। और इस महामारी में अगर बात करें हम तो कालाबाजारी भी दवाइयों की खेप की लगातार देखी जा रही है। ऐसे में पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से एक निजी अस्पताल के बगल में ही ये कालाबाजारी का धंधा चल रहा था, जहाँ रेमडेसिविर दवा है जो कि जीवन रक्षक मानी जा रही है। उस दवा को कहीं ना कहीं कालाबाजारी के चक्कर में ये अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना आर्थिक अपराध और पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के सहयोग से ये अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त लोगों में एक जो है वो पत्रकार, निजी पत्रकारिता से भी, संस्थान से भी बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस कालाबाजारी में कहां तक आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लोगों पर लगाम लगाना और कालाबाजारी पर लगाम लगाना वो कर पाती है। अनिल, कितनी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर बरामद किए गए हैं और ये जो आरोपी हैं किन किन क्षेत्रों में सक्रिय बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो ये 3 रेमडेसिविर के फाइल जो है वो बरामद हुई है और तीनों की कीमत जो है 1,20,000 में ये कालाबाजारी में डील कर रहे थे, जिसमें कि पूरी आर्थिक अपराध इकाई को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर ये छापेमारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पत्रकारिता जगत से बताए जा रहे हैं, जो निजी संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके संस्थान चलाने वाले ही संस्थापक बताए जा रहे हैं।
और जी। वही न्यूज फॉर इंडिया का नाम से ये संस्थान चल रहा था, निजी संस्थान चल रहा था, जिस पत्रकारिता की आड़ में ये कालाबाजारी का धंधा जो है वो करने के का आरोप बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से ये मामला देखने को मिला है पत्रकारिता की आड़ में कालाबाजारी करने का, तो कहीं ना कहीं ऐसे पत्रकारिता भी बदनाम होती है। पत्रकारिता की आड़ में काली कमाई करने का ये पूरा मामला देखने को मिला है, जहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ईओयू टीम ने छापेमारी की है। शेखपुरा में 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को टीकाकरण के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल में इस उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया है, टीकाकरण के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले 1 महीने से तो दवा के कमी के कारण हर पीएचसी और सदर अस्पताल में टीकाकरण होते रहता था, लेकिन इधर से टीका दवा आ जाने से 3-4 दिन पहले दवा की मात्रा अच्छे खासा आने से हम उसको सेशन को बढ़ा दिए हैं और हर पीएचसी में 2, 3, 4 एक्स्ट्रा सेशन कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में शेखपुरा जिले के अंतर्गत कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें कार्यरत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल से संबंधित मीडिया प्रतिनिधि गणों को टीका दिया गया। मौके पर डीपीआरओ ने बताया कि सरकार के जारी गाइडलाइन के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों को टीका दिया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीका हुआ है। शेखपुरा में डीएम के निर्देश पर यह वैक्सीनेशन आयोजित किया गया, जहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे और टीका लिया है। डीपीआरओ ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। मोतिहारी स्थित हरसिद्धि गैस प्लांट के पंप में तकनीकी खराबी के चलते ऑक्सीजन बॉटलिंग का कार्य रुक गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद एचपीसीएल की टीम द्वारा पंप की खराबी को ठीक किया गया, जिससे ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट हरसिद्धि से ऑक्सीजन बॉटलिंग कार्य शुरू किया गया। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड जैसी आपदा से किसी भी परिस्थिति से जिला प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। गैस प्लांट पे हम अब खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कुछ टेक्निकल इश्यूज आया है उसको एड्रेस करने के लिए मुजफ्फरपुर में हमारी टीम गई है। मीनवाइल गैसेस ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसलिए बेतिया और मोतिहारी का टैगिंग अलग अलग जिलों से किया गया है, यथा मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर। वहाँ से हमको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हमारे पास है, तो जिनको पेशेंट को हम दे रहे हैं, तो ऐसे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। मुंगेर में कार्यरत आयुष चिकित्सकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की डीपीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने बताया कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सकों के समान आयुष चिकित्सकों को भी वेतन दिया जाए। साथ ही 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली जल्द की जाए। से सरकार घोषणा कर चुकी है कि जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं उनके समान मानदेय करने की, लेकिन अभी तक हम लोग को वो नहीं मिला है। उन लोगों को अभी 65,000 रुपया मिल रहा है प्रति महीना और हम लोगों को अभी तक 14,000 रुपया पर महीना मिल रहा है। जबकि जो इसका कैबिनेट डिसीजन जो है दिसंबर 2018 में ही सरकार कर चुकी है कि समान मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। दूसरा हम लोग का है कि हम लोग को नियमित मतलब परमानेंट करने के लिए जो वैकेंसी है वो निकाल चुकी है सरकार।
देश और विदेश में अपनी मिठास से जिले का नाम रोशन करने वाला लीची इस वर्ष कोरोना और मौसम की उदासीनता का शिकार हो गया। दरअसल जिले के लीची किसान कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है। साथ ही साथ मौसम के अनुकूल नहीं होने के चलते लीची की पैदावार कम होने को लेकर किसान ज्यादा चिंतित है। इसी मामले में मोतीपुर के लीची किसान का कहना है कि इस बार अभी तक बाहर के व्यवसायियों ने लीची के बाग नहीं खरीदे। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी इसी तरह की स्थिति बन रही है। यही आ रही है कि सब पैदावार भी बढ़िया नहीं हो पाया है और साल की तरह। दूसरी चीज़ क्या है कि सब मौसम भी मार खा रहा है, इधर लॉकडाउन भी लग गया, उससे भी हम लोग मार खा रहे। बाहर से कोई जो भी है व्यापारी व्यापारी आ नहीं रहा है, हम लोग को रोड पर आने का नौबत आ गया हुआ है। उपज कैसी हुई है, मतलब लीची की फसल इस बार इस बार लीची के ऊपर तो मिला जुला के है, तो उतना बढ़िया भी फट रहे, जो भी है वो सब फट रहा है मौसम के बारिश नहीं होने के कारण। इस बार लीची का उत्पादन जो पहले होना चाहिए था उसके अनुरूप नहीं हुआ है। हम लोग प्रकृति की मार झेल रहे हैं और पिछली बार भी कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं उपलब्ध हो पाया था, उसका हम लोग नहीं ठीक से बेच पाए थे। इस बार एक तो प्रकृति की वजह से उसकी पैदावार ही कम हुई है, यील्ड बहुत कम आ रहा है। बेतिया में मझोलिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 3 कपड़ा व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पारस पकड़ी से 3 बाइक भी जब्त किए, जिसकी जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी सह मझोलिया थानाध्यक्ष अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर निर्धारित दिनों से अलग कपड़े की बिक्री कर रहे हैं। पालन कराने के लिए मझोलिया थाना क्षेत्र से मैं पुलिस उप अधीक्षक अपनी टीम को लेकर के बाजार होते हुए पारस पकड़ी चौक पर भी छापा किया। उसके बाद सरिस्वा बाजार में गया। सरिस्वा बाजार में सारी दुकानें, कुछ दुकानें खुली पाई गई, कुछ बंद पाई गई। खुली दुकानों का फोटोग्राफी में लिया है और इसी क्रम में कुछ संदिग्ध बाइक भी हमने पकड़ के थाना पर लाया है। उसका वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई के बाद गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद के दाऊदनगर शहर में संगम ड्रेसेस नामक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सीईओ स्नेहलता देवी और थानाध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम ने दुकान को सील कर दिया। पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि दुकानदार के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार दाऊदनगर बाजार में निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने दुकान पर शक होने पर उनसे खुलवाया, जिसमें 30 ग्राहक एक छोटे से दुकान में बैठे हुए थे और बाहर से ताला बंद था, जिसके बाद पदाधिकारियों द्वारा दुकान को तत्काल सील कर दिया गया। दाऊदनगर में आपको बता दें कि एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शक होने के चलते पुलिस के द्वारा दुकान खुलवाई गई और एक छोटी सी दुकान में 30 लोग पाए गए और दुकान को तुरंत ही सील कर दिया गया। इस पूरी दुकान पर कार्रवाई की गई है। कोविड-19 की इस महामारी में रायबरेली एम्स अपनी सेवाएं मरीजों को लगातार दे रहा है। रायबरेली एम्स में L3 अस्पताल संचालित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने एम्स को विदेश से आई हुई स्वास्थ्य सामग्री की पहली खेप दी है, जिसे एम्स के कर्मचारियों ने कोविड मरीजों की बेहतर सेवा के लिए बहुत उपयोगी माना। हमारा कोविड अस्पताल है, ये पहले नहीं था। ये 26 अप्रैल से हमने शुरू किया है। इसमें 50 बिस्तर हैं और इसमें 10 वेंटिलेटर बेड हैं और बाकी 40 ऑक्सीजन बेड हैं। सुल्तानपुर में बीती रात पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को पुलिस ने उनके कई समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया है। ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र का। बता दें कि मोनू किसी जिला पंचायत सदस्य से मिलने गया हुआ था, जिसके बाद वहां से लौटते समय बीती रात कोरोना महामारी में दिए गए लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, जिसके देखते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की। फिलहाल वाहनों समेत सभी को नगर कोतवाली लाया गया, जिसके बाद उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
सोचा नहीं रखा अभी, सोचे वाली का ये फैसला और किसके पास है? अब पेशी की जाएगी। लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था, मजिस्ट्रेट के सामने अब पेशी होगी। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना की जंग में आम लोगों ने भी अपनी भागीदारी परवान चढ़ा दी है। प्रशासनिक व्यवस्था से युवाओं ने अपने अपने इलाके को गंभीरता से सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। ऐसा ही एक उदाहरण नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में देखने को मिला, जहां दलित युवा नेता श्याम पासवान के नेतृत्व में हर घर हर गली सैनिटाइज की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था से अलग आम लोगों की इस सराहनीय पहल से कोरोना की जंग काफी आसान दिख रही है। कार्यक्रम यही है कि सैनिटाइज हम लोग अपने यूथ सब मिलकर पूरे वार्ड में कर रहे हैं। नगर परिषद मोकामा के वार्ड नंबर 5 में भी फिलहाल हम लोग शुरू किए हैं। 2-4 बार इधर उधर से भी लड़का आया हुआ है। इच्छा देखिए वो 3 नंबर का है, हम 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, ऐसे करके लड़का हम लोग आए हुए हैं और टोटल गांव में कर रहे हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सारा चीज़ दिया जाए सैनिटाइज करने के लिए, कि हम घर घर जाके और अच्छा से करें। तो आपको बता दें कि आप लोगों की तरफ से ये पहल की जा रही है, हर घर हर गली को सैनिटाइज किया जा रहा है। सहरसा जिला, जहां सदर थाना क्षेत्र के सहारी वार्ड नंबर 5 में पिछले वर्ष एसिड अटैक का मामला सामने आया था, जिसे लेकर एसिड अटैक से हुई जख्मी टूना देवी ने सदर थाने में आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में एसिड अटैक से हुई जख्मी टूना देवी ने बताया कि वे लोग घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान पड़ोसी आए और दरवाजे पर सभी परिवार के सदस्य के साथ मारपीट और जबरदस्ती करने के बाद हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में तेजाब डाल दिया। जो बच्चा सबको मार चोरियों कर लिया, मारपीट भी बच्चा सबको कर लिया। हम उधर से आ रहे थे, बस हमको पीछे से डांग खींच लिया और डांग खींचे हम गिर गए। बस बाल्टीन से जो है आए तेजाब ढार दिए पूरा देह पर। कितने परिवार के सदस्य आप में से जख्मी हुए थे? हमको 5 परिवार जख्मी थे, जो कि हमको घर वाला पागल था, हमको छोटा छोटा बच्चा था। एक बेटा है राहुल कुमार, बेटी का नाम प्रियंका कुमारी, छोटका बेटा का नाम है सूरज कुमार, 7-8 साल का, 8-9 साल का है। एगो सिस्टर है कविता देवी, उसको भी हस्बैंड छोड़ दिया, तेजाब फेंके वो भी रखने के लिए नहीं तैयार है। नहीं है, इसका दोनों आँख खराब हो गया। इसी को सोनकार ने एसिड अटैक किया है इसके ऊपर। 5 आदमी के, हम लोग के परिवार में 5 आदमी के ऊपर एसिड अटैक किया है। यही कमाने वाले थे, मम्मी है मेरे, यही कमाने वाले थे। अब इसका दोनों आँख खराब हो गया है, तो आप बताइए कैसे होगा। मांग क्या करते हैं सरकार? हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार तरफ से मुआवजा सब मिल जाए हम लोगों को, कि अच्छा से घर चले, कि हम लोग भी इलाज कराए अच्छा से। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता इंद्रदेव जुड़े हुए हैं। इंद्रदेव, एसिड अटैक का ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या कुछ ताजा जानकारी है इस पूरे मामले की, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, दरअसल ये जो है फर्स्ट बार एसिड अटैक इनके साथ हुई थी भूतपूर्व 1 साल पहले जी, और जिसको लेकर के वो विरोधी पार्टी जो किए थे ये घटना, उसको सबको पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया था। और उसमें से कुछ एक लड़का उसका जो बाहर आया है, इसको बार बार धमकी दे रहा है कि जो तुम केस वापस कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ भी मतलब घटना कर सकते हैं जी। और ये चाहे थाना हो या जिलाधिकारी महोदय के पास हो या एसपी मैडम के पास हो, आवेदन दिए हैं कि जो हमको ये कोरोना काल में कुछ मुआवजा मिले, क्योंकि सबको ये कोरोना लेकर के घर में रहने के लिए बोला गया है और कोरोना गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन को पालन करने के लिए बोला गया है। और ये अभी सिर्फ एक ही थे वो जो कि कोर्ट में काम उसकी माँ टीनू देवी करती थी,
और अभी ये कोरोना लेकर के जो सबका काम बंद है और घर में है, हम कहाँ से खाएं कहाँ से पिए, कोई काम तो है नहीं, सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिला नहीं है, 1 साल हो गया है और दर्द का ठोकर खा रहे हैं ये। जी आप समझ। जी, तो पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसके बाद क्या एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है? प्रशासन की तरफ से कुछ ठोस कदम नहीं किया गया है और हाल में भी इनका लड़का जो राहुल कुमार है वो गया हुआ था एसपी मैडम के पास मिलने के लिए कि मैडम इस तरह की बात है, वो बाहर निकला है और हमें धमकी दे रहा है कि आप केस उठा लो, नहीं तो सबको, पूरे परिवार को हम एक बार तो ऐसी अटैक किए ही फिर हम आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा तरह का ठोस कदम नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं वो लड़का जो बाहर में है उसको कुछ तरह का पकड़ा जा रहा है। महिला की तरफ सब सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो ये एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। पुलिस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में जहां एक तरफ लोग आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बचाव में लगे डॉक्टर, नर्स, पुलिस और पत्रकार का हौसला बढ़ाया जा रहा है। सहरसा जिले के जमुनिया गांव निवासी युवा कलाकार आदर्श कोरोना पर आधारित गीत खुद से लिख और गाकर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। घर से न बाहर निकली हो अखन घरे, भोरे भोरे उठ के भैया जानू सोना नहीं, कोनो उपैया अहाँ करियो न हे मैया, कोनो उपैया जीवन हो पप्पा कट से शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड क्षेत्र में सुबह तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ, जिसमें ओलावृष्टि और तेज आंधी पानी से कई घर उजड़ गए और ध्वस्त हो गए। साथ ही शिवहर मुजफ्फरपुर नरवारा चौक के समीप सिमर का बड़ा पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित रहा। आपको बता दें कि आंधी बारिश से भारी नुकसान इस दौरान हुआ है। शिवहर नरवारा चौक के पास विशाल पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से यातायात बाधित रहा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश यहाँ पर हुई है, परेशानी यहाँ पर लोगों के लिए खड़ी हो गई है। तो आपको बता दें कि इस दौरान आपदा विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहे और घरों से बाहर ना निकले। जिस तरीके से यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान हुआ है और नरवारा चौक के पास एक विशाल पेड़ गिरा हुआ, मेरा घर ध्वस्त हो गए, काफ़ी घरों में नुकसान हुआ है, लोगों को परेशान हुआ है। वही रोड पर से काट के इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, नरवारा चौक के पास एक विशाल पेड़ गिरा है, आंधी बारिश और ये पूरा नज़ारा, ये पूरा मंजर यहाँ देखने को मिला है, जिसके बाद आपदा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं, अलर्ट जारी कर दिया है।
देखिए, पिछले 5 दिनों से अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों को अलर्ट घोषित किया था और ये बातें कही थी कि आंधी तूफान के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है और 9 तारीख तक का अलर्ट है, यानी कि आज 9 तारीख है और 5 तारीख से 9 तारीख गंभीर मौसम विभाग ने बताया था कि घरों से बाहर न निकले, क्योंकि अचानक से मौसम में तब्दीलियां होगी, बादल में अचानक से गड़गड़ाहट भी हो सकती है और वज्रपात की संभावना है। इसलिए खास करके उन लोगों से अपील की गई थी जो खेतों में काम करते हैं। लिहाजा मौसम विभाग ने ये अलर्ट पहले से जारी की थी और बहुत गंभीर मसले पर, क्योंकि जो मौसम विभाग के जो आंकड़े होते हैं, मौसम विभाग पूर्वानुमान से ये तय करता है अपने वैज्ञानिक पद्धति के लिहाज से कि कहाँ पर मौसम किस तरीके से बदलेगा। तो बिहार के अंदर, बिहार के और आसपास के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, तो एक ऐसा मतलब कह सकते हैं पूर्वानुमान जिसको लेकर के मौसम विभाग ने ये जारी की थी। और 5 तारीख से पहले मौसम विभाग ने जो हीट वेव जारी करने का जो अलर्ट जारी किया था, उसमें भी देखिए वो जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 दिनों से अलर्ट जारी किया हुआ था, काफी परेशानी इस दौरान लोगों की हुई और जिस तरीके का मंजर यहाँ देखने को मिला है, काफी परेशानियां लोगों के लिए खड़ी की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।